Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc first year physics students and this one is paper 3rd, Electricity and Magnetism. In unit 1st, we are taking the topic electrostatics. This is lecture number 5. Now, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव या सम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, यानी हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सभी जगह समान होगी, जिसका परिमाण और दिशा, उसके अंदर कोई डायपोल रखा हुआ है, तो उस डायपोल पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ हम चित्र से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में है, जिसका मान E है, जो कि सभी जगह सेम है, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइंस में दिखाया है, समांतर रेखाओं में दिखाया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है AB, A पर -q चार्ज है और B पर +q चार्ज है। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस -q चार्ज पर भी फोर्स लगेगा और +q चार्ज पर भी फोर्स लगेगा। तो +q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा F = +qE, और -q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका मान होगा F = -qE। तो माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा F = -qE। तो यहाँ हमने दिखाया द फोर्स ऑन चार्ज +q इज गिवन बाय F = +qE। सिमिलरली द फोर्स ऑन चार्ज -q इज गिवन बाय F = -qE। सिंस द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अब ये दोनों ही जो बल है परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। सो ए टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द डायोड, इसका मतलब डायोड के अंदर डायपोल के अंदर एक टॉर्क, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी ये जो डायपोल रखा हुआ है इसके अंदर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान क्या होता है, टॉर्क का मान टो = फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, यानी उन पर जो बल लग रहा है दोनों पर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, परिमाण ले लेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया F, और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, BC, यानी यहाँ ये जो फोर्स है वो इस पोजीशन पे है, यहाँ फोर्स इस पोजीशन पर है, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी BC। तो टो = QE इंटू, अब BC का मान क्या होगा, AB के बीच डिस्टेंस 2a है, डायपोल लेंथ, तो ये एंगल थीटा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो डायपोल मूवमेंट है जो -q से +q डायरेक्शन में है वो थीटा कोण बनाता है। तो BC जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2a cos थीटा। तो टो = अब 2a इंटू q या q इंटू 2a, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टो = हो जाएगा PE sin थीटा। अब P -q से +q की ओर है, E इस डायरेक्शन में है और दोनों के बीच थीटा एंगल है, तो ये PE sin थीटा हो जाएगा P × E। तो टो विल बी इक्वल टू P × E। ये एक टॉर्क लगेगा जिसकी डायरेक्शन P और E जिस प्लेन में है, जिस तल में है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। Thus an electric dipole placed in an external electric field experiences a torque, यानी ये जो डायपोल है इसे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, तो एक टॉर्क अनुभव करता है, एक बल आघूर्ण अनुभव करता है, विच टेंड्स टू अलाइन इट विद द फील्ड,
जो कि उसे क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुरेखित करने का प्रयास करता है, यानी उस दिशा में लाने का प्रयास करता है। अब हम किसी पोजीशन पर, किसी एंगल थीटा पर डायपोल की जो भी पोजीशन है वहाँ उसकी एनर्जी कितनी होगी, ऊर्जा कितनी होगी, ये हम देखना चाहते हैं। कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। नाउ वी रोटेट द डायपोल थ्रू एन एडिशनल एंगल डी थीटा। मान लो किसी एंगल पर है, शुरुआत में थीटा एंगल पर है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डी थीटा एंगल से और रोटेट करते हैं। रोटेट कैसे करते हैं? टॉर्क के कारण वो रोटेट होगा खुद। सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रक्रिया में कार्य किया जाएगा किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो वर्क डन जो होगा वो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा। यहाँ रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है। अब अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन होता, स्थानांतरित गति होती, तो यहाँ क्या होता है? एफ इंटू डी एक्स, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। लेकिन जब रोटेशनल मोशन होता है तो फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, बल आघूर्ण, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कोणीय विस्थापन, जो डी थीटा है। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा, टॉ का मान हो जाएगा पी ई साइन थीटा और डी थीटा। तो टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। मान लो किसी समय वो थीटा 1 पोजीशन पर था, वहां से वो रोटेट होकर थीटा 2 पर आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कार्य करेगा, कितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा? तो इसका हम इंटीग्रल ले लेंगे थीटा 1 और थीटा 2 की लिमिट के बीच। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी ई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा। अब लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2, तो W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यह जो किया गया कार्य है वह उस डायपोल के अंदर, द्विध्रुव के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब U इजिकल टू ये है, अब थीटा 1 इजिकल टू 90 डिग्री। मान लो शुरुआत में हम माने कि डायपोल जो था इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा था, और बाद में उसकी पोजीशन थीटा हो जाती है, यानी थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 के मान रख दें तो कोस 90 तो 0 हो जाएगा। तो U इजिकल टू हो जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। तो U इजिकल टू माइनस पी डॉट ई हो जाएगा। तो ये एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम असमान विद्युत क्षेत्र में डायपोल रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है, तो किस प्रकार उसका बिहेवियर होगा असमान विद्युत क्षेत्र में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। When a dipole is placed in a non-uniform electric field, then the force acting on the two charges of the dipole are not equal in magnitude, and their directions are not exactly opposite to each other. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग अलग जगह अलग अलग होता है, उसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। तो जो दोनों चार्जेस होते हैं उन पर जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण समान नहीं होता, और उनकी डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो भी एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगी, ठीक एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, जैसा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। इफ द डायपोल इज वेरी स्मॉल, अगर ये जो डायपोल है वो बहुत छोटा है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू चार्जेस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। तो मान सकते हैं कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल लगभग बराबर होगा। यूँ मान सकते हैं कि वहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लगभग बराबर है। एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज गिवन बाय, तो उस स्थिति में जो उस पर टॉर्क लगेगा, जो बल आघूर्ण लगेगा, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। वही एक्सप्रेशन लेंगे जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था शॉर्ट डायपोल के लिए। वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डायपोल। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों चार्जेस पे अलग अलग है लेकिन ऑलमोस्ट हम सेम मान रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि दोनों चार्जेस के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो टॉर्क का मान लगभग पी क्रॉस ई के बराबर ही होगा।
अब इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और जहाँ प्लस क्यू चार्ज है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। शॉर्ट डायपोल है, छोटा है, तो इनके बीच डिस्टेंस भी बहुत कम होगी। यानी अलोंग एक्स एक्सिस डी एक्स डिस्टेंस है, अलोंग वाई एक्सिस डी वाई है, और अलोंग जेड एक्सिस डी जेड है। अब जो माइनस क्यू चार्ज है, वहाँ जो फोर्स लग रहे हैं वो मान लेते हैं Fx1, Fy1, Fz1, तीनों कंपोनेंट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तीन कंपोनेंट होंगे Ex, Ey, Ez। जो प्लस क्यू चार्ज है वहाँ पर Ex डैश, Ey डैश, Ez डैश, और फोर्स के जो कंपोनेंट होंगे Fx2, Fy2, Fz2। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा लगेगा प्लस क्यू चार्ज पर, और माइनस क्यू चार्ज पर थोड़ा कम लगेगा। सिंस द डायपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट विल एक्सपीरियंस ए नेट ट्रांसलेटरी फोर्स इन एडिशन टू द टॉर्क। यानी टॉर्क तो उस पर लग ही रहा है, उस टॉर्क के अलावा, उस बल आघूर्ण के अलावा उस पर एक नेट स्थानांतरीय बल भी लगता है। यानी वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। लेट द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी आर Ex, Ey, Ez एंड Ex डैश, Ey डैश, Ez डैश रेस्पेक्टिवली। तो Ex डैश हो जाएगा Ex प्लस Dex, यानी Ex से थोड़ा ज्यादा है वहाँ, तो Ex प्लस Dex। इसी तरह Ey डैश क्या होगा, Ey प्लस Dey। Ez डैश क्या होगा, Ez प्लस Dez हो जाएगा। तो x कंपोनेंट का हम ले रहे हैं, तो Ex डैश इज इक्वल टू Ex प्लस, अब Dex को हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, डेल्टा Ex अपॉन डेल्टा x dx प्लस डेल्टा Ex अपॉन डेल्टा y dy प्लस डेल्टा Ex अपॉन डेल्टा z dz। Forces along x direction are given by Fx1 is equal to Qex एंड Fx2 is equal to Qex डैश। ये जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स दिशा के अनुदिश नेट बल क्या हो जाएगा, या कुल बल या परिणामी बल, Fx इज इक्वल टू Fx2 माइनस Fx1। Fx2 का मान रख दिया, Fx1 का मान रख दिया। अब Ex डैश का मान ऊपर से रख देंगे, तो जो कैंसिल होगा माइनस Qex और यहाँ Qex भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा। अब Q इंटू dx यानी दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस है अलोंग x एक्सिस, dy अलोंग y एक्सिस डिस्टेंस है, और dz अलोंग z एक्सिस डिस्टेंस है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके भी तीन कंपोनेंट होंगे, तीन घटक होंगे। अलोंग x एक्सिस Q dx, अलोंग y एक्सिस Q dy, और अलोंग z एक्सिस हो जाएगा Q dz। तो यहाँ Q dx की जगह Px रख दिया, इसी तरह Q dy की जगह Py रख दिया, और Q dz की जगह Pz रख दिया। अब इसको हम इस रूप में लिखें अलग अलग, I Px प्लस J Py प्लस K Pz डॉट I डेल बाई डेल एक्स प्लस J डेल बाई डेल वाई प्लस K बाई डेल बाई डेल जेड। Ex तीनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लिया। अब इन अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाएगा Px डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और Ex भी आ जाएगा, तो ये पहली वाली टर्म आ जाएगी। फिर Py डेल्टा बाई डेल्टा वाई और Ex भी आ जाएगा, तो दूसरी वाली टर्म आ जाएगी। फिर तीसरे से Pz डेल्टा बाई डेल्टा जेड Ex, तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी। तो I डॉट जे तो जीरो हो जाएगा, I डॉट के भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह J डॉट I जीरो हो जाएगा, J डॉट के जीरो हो जाएगा, K डॉट I जीरो हो जाएगा, और K डॉट J भी जीरो हो जाएगा। तो ये P वेक्टर हो जाएगा, और ये डेल ऑपरेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P डॉट डेल Ex, तो ये Fx हो जाएगा। P ये हो गया और डेल ये हो गया। सिमिलरली द कंपोनेंट्स ऑफ द नेट फोर्स अलोंग y एंड z डायरेक्शंस, y और z डायरेक्शन में फोर्स के अलग अलग कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, Fy इज इक्वल टू P डॉट डेल Ey एंड Fz इज इक्वल टू P डॉट डेल Ez। Therefore net translatory force experienced by a dipole
इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव द्वारा जो कुल स्थानांतरी बल अनुभव किया गया उसका मान F इज इक्वल टू IFX प्लस JFY प्लस KFZ, तो इनके मान रख दिए। तो ये IEX हो गया, JEY हो गया, KEZ हो गया, इनको साथ ले लिया और P डॉट डेल तीनों में कॉमन आ गया, तो इसको हम वापस E लिख देंगे। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा P डॉट डेल E। तो ये फोर्स नेट ट्रांसलेटरी फोर्स उस पर लगेगा। नाउ व्हाट इज गाउस लॉ, गाउस का नियम। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस नियम के अनुसार द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। वो किसके बराबर होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 या 1/ε0 गुना होगा। यानी ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। यानी कोई भी बंद पृष्ठ है S, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लक्स गुजर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, that will be equal to Q upon epsilon naught। Q is the total charge enclosed by the surface, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश हो जाएगा, and epsilon naught is the permittivity of free space और वैक्यूम, और epsilon naught हो जाएगा मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता। If the charge is distributed uniformly, यानी जो चार्ज Q है उस सरफेस के अंदर एक समान रूप से वितरित है थ्रू आउट द सरफेस, हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी जिसका आयतन आवेश घनत्व रो है, यानी वो एक आयतन में फैला हुआ है चार्ज एक समान रूप से, उस सरफेस S के अंदर जो आयतन है V, उसके अंदर जो चार्ज Q है वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, तो Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV, ये हो जाएगा। अगर उसका एक वॉल्यूम एलिमेंट लें dV, तो वहाँ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, रो dV, तो उस पूरे वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV। हियर सरफेस इज एनक्लोजिंग द वॉल्यूम V, यहाँ पृष्ठ S उस आयतन V को परिबद्ध किए हुए हैं, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, Q का मान रख दो, ये आ गया। नाउ यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करेंगे, चेंजिंग सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, इस सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल डॉट ई dV इज इक्वल टू, ये वैसा का वैसा, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन ले लेंगे। सिंस द वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी, चूंकि आयतन स्वच्छ है, फॉर द इंटीग्रल टू बी जीरो, इस समाकलन के शून्य होने के लिए, इट्स इंटीग्रेंट, यानी जिसका हम समाकलन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट। तो इस इंटीग्रेशन के जीरो होने के लिए, इस इंटीग्रल के जीरो होने के लिए इसका जो इंटीग्रेंट है वो जीरो होना चाहिए, तभी ये संभव है। तो इसका इंटीग्रेंट जीरो कर दिया, समाकल्य शून्य कर दिया, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। ये गाउस के नियम का क्या हो जाएगा, अवकल स्वरूप। नाउ पॉइजन्स एंड लाप्लासियस इक्वेशंस, पासो तथा लाप्लास की समीकरणें क्या होती है, दोनों समीकरणें इस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रूप में। द जनरल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, जो E और फाई, यहाँ पोटेंशियल को हम फाई से ले रहे हैं V की बजाय, क्योंकि V को वॉल्यूम के रूप में भी लेते हैं। तो पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, ये पहले हम निकाल चुके हैं। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ ऑन आइदर साइड वी गेट, दोनों और डाइवर्जेंस ले लें, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट डेल फाई, तो डेल डॉट डेल फाई हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई। अब गाउस लॉ से हम जानते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल टू होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डेल डॉट ई की जगह हम रख देंगे यहाँ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता। फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से हम देखें
तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक इक्वेशन है ये, दिस इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन, ये पासो की समीकरण कहलाती है। इफ देर इज नो चार्ज इन द रीजन अंडर कंसिडरेशन, जो क्षेत्र हमने लिया है, जो वॉल्यूम जिसके चारों ओर का सरफेस एस है, वहां पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है। कोई आवेश नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आवेश प्रति इकाई आयतन। क्योंकि उस वॉल्यूम में, आयतन में कोई चार्ज ही नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। दिस इज नॉन एज लाप्लासेस इक्वेशन। तो यह लाप्लास की समीकरण कहलाती है। थैंक यू।